हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका कि नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें हम लोग टॉपिक 2 तक पढ़ चुके थे, जिसमें कि हम लोगों को मौर्यन एम्पायर के बारे में जानना था या मगध के बारे में जानना था, महाजनपद के बारे में जानना था। वो हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग का टॉपिक 3 है अर्ली एम्पायर में हम लोग को मेनली मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है। तो जो ये मौर्यन एम्पायर है वो फाइंड किया गया था। ये दिस एम्पायर इज़ फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 1321 BCE। ठीक है। और ये जो एम्पायर था ये एक्सटेंड था कहाँ से कहाँ तक। दिस एम्पायर इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान, बालूचिस्तान टू कालिंगा, प्रेजेंट उड़ीसा। जो अभी प्रेजेंट उड़ीसा है वहाँ से लेकर के ये उधर नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान और बालूचिस्तान तक ये एम्पायर एक्सटेंड था, यानी कि बहुत ही बड़ा एम्पायर था। कौन सा एम्पायर? मौर्यन एम्पायर। इसमें 3.1 टॉपिक है फाउंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस। अब हम लोग को मौर्यंस के बारे में पता कैसे चलता है, इस टॉपिक में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो इसका जो मेन सोर्स है कि हम लोग को मौर्यंस के बारे में कैसे पता चलता है, कौन सा बुक से पता चलता है, या आर्कोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन मौर्यंस के बारे में कहाँ से पता लगा है, इस चीज़ के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है। तो जो मेन सोर्स है कैसे हम लोग को मौर्यंस के बारे में पता चलता है वो है आर्कोलॉजिकल फाइंड्स। आर्कोलॉजिकल फाइंड में जो स्कल्पचर मिले हैं हम लोग को, स्कल्पचर यानी जो मूर्ति मिला है, वो मौर्यन के टाइम पे जो भी मूर्ति मिला है उससे हम लोग को पता चलता है मौर्यंस के बारे में। ठीक है। और जो ग्रीक अकाउंट है, ग्रीक अकाउंट किस तरह का ग्रीक अकाउंट था? मेगास्थनीस एक अकाउंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो एम्बेसडर हुआ करते थे, उनके कोर्ट में रहते थे, वो लोग ये बुक लिखे, उससे भी हम लोग को मौर्यंस के बारे में पता चलता है। साथ में दो अर्थशास्त्र बुक है जो कि कौटिल्य या फिर चाणक्य भी इनका नाम है, वो लिखे थे, उससे भी हम लोग को पता चलता है। और जो कौटिल्य या चाणक्य कौन थे? ये मिनिस्टर थे। किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के ये मिनिस्टर थे। और भी हमारे मौर्यन एम्पायर के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो बुद्धिस्ट, जैनस टेक्स्ट से पता चलता है, या फिर पुरानिक लिटरेचर से पता चलता है, या फिर जो संस्कृत लिटरेचर है उससे भी हम लोगों को पता चलता है मौर्यंस एम्पायर के बारे में या फिर मौर्यंस के बारे में। ठीक है। तो उसके साथ ही जो और भी हम लोग को जो कैसे मौर्यंस के बारे में पता चलता है, इसके बारे में हमारे NCERT बुक में दिया हुआ है। जो अशोका इंस्क्रिप्शन है, जो भी अशोका जो थे अपने बारे में जो भी अलग अलग इंस्क्रिप्शन बनवाते थे, जो रॉक पे या पिलर पे जो भी इंस्क्राइब करवाते थे, उससे हम लोगों को मौर्यंस के बारे में पता चलता था। और जो अशोका थे वो ऐसा फर्स्ट रूलर थे जो कि इंस्क्राइब कराते थे अपना मैसेज अपने सब्जेक्ट के लिए, यानी कि अपने प्रजा के लिए। वो ऐसा पहला रूलर थे जो कि मैसेज इंस्क्राइब कराते थे, यानी मैसेज लिखवाते थे अपने प्रजा के लिए। ये इंस्ट्रक्शन या कुछ भी अपने प्रजा के लिए मैसेज लिखवाते थे, वो फर्स्ट ऐसा रूलर थे। ठीक है। तो मैसेज किस तरह का मैसेज लिखवाते थे? जैसे वो बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा मानते थे, उसमें एक धामा होता है, धामा एक प्रिंसिपल होता है या फिर एक ड्यूटी होता है बौद्धिस्ट के लिए। तो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो मैसेज ऑफ धामा जो था वो बहुत सारे जगहों पे, जितना भी उनका एम्पायर था, बहुत सारे जगहों पे वो उस धामा को स्प्रेड करवाते थे। उस धामा का जो मैसेज था, मैसेज में क्या क्या था? तो रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, एल्डर्स के लिए अपने मन में हमेशा रिस्पेक्ट करो, या फिर एल्डर्स को हमेशा रिस्पेक्ट दो। जेनरोसिटी टुवर्ड द ब्राह्मण, और ब्राह्मण के टुवर्ड जेनरोसिटी रखो। साथ में ट्रीट स्लेव्स काइंडली, जो स्लेव्स है उनको काइंडली ट्रीट करो, अच्छे से ट्रीट करो। और रिस्पेक्ट ऑल द ट्रेडिशंस एंड द रिलीजन, सभी रिलीजन या ट्रेडिशन को एक समान मानो, कोई भी भेदभाव नहीं करो, या फिर तुम्हारा रिलीजन हो या फिर किसी और धर्म हो, सबको एक समान मानो। वो मैसेज था जो कि धामा में लिखा हुआ था। उसको अशोका जो थे वो हर जगह इंस्क्राइब करवाते थे या फिर स्प्रेड करवाते थे उसको पूरे अपने एम्पायर में या फिर पूरे अपने किंगडम में अपने सब्जेक्ट्स को। सब्जेक्ट्स यानी प्रजा होता है। अब इसी में हमारा टॉपिक 3.2 है एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। अब एम्पायर को जो हमारे मौर्यंस थे वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव करते थे, यानी किस तरह से शासन प्रशासन चलाते थे, इसके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। तो इसका जो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर था, जो मौर्यन एम्पायर था या फिर जो वो एम्पायर था उस समय का, उसका 5 मेन मेजर पॉलिटिकल सेंटर था। उसमें से सबसे मेन पॉलिटिकल सेंटर जो था, जो वहाँ का कैपिटल था, पाटलिपुत्रा, पहला पॉलिटिकल मेजर सेंटर ये हो गया। फिर उसके बाद जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है? जैसे अभी इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप में अलग अलग स्टेट बनाया हुआ है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये एक स्टेट का नाम दिया कि ये स्टेट है। उसी समय उसी तरह से उस टाइम पे अलग अलग जो जगह था उसको प्रोविंसेस के रूप में डिवाइड किया गया था, यानी कि इस एरिया को इस प्रोविंस में बांट दिए, उस एरिया के ये अलग प्रोविंस नाम दिए। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो आज का जो स्टेट है उस समय प्रोविंसेस हुआ करता था।
तो कौन कौन सा प्रोविंसेस था, जैसे उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, तोसाली हो गया और सुवार नगरी हो गया। ये मेन जो थे 1 2 3 4, ये जो मेन 4 जो प्रोविंसेस थे ये सबसे मेन थे। और इसके बारे में जो ये मेन प्रोविंसेस थे या फिर जो कैपिटल पाटलिपुत्र था, इसके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? इसके बारे में हम लोग को पता चलता है अशोकन इंस्क्रिप्शन से, जो भी वो इंस्क्राइब कराए थे। जैसा कि हम लोग मैंने आपको पहले बताया, जो भी इंस्क्राइब कराए थे उससे हम लोग को ये मेन 5 प्रोविंसेस के बारे में या फिर मेन 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर के बारे में पता चलता है। सेम मैसेज एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे, मतलब अगर आप देखिए तो उस समय का जो मौर्यन एम्पायर था बहुत ही बड़ा था। जैसे जो नॉर्थ वेस्ट में देखिए तो अफ़गानिस्तान का जो हिली एरिया है वहाँ से लेकर के उड़ीसा कलिंगा तक, कलिंगा का जो उड़ीसा है या फिर जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर जगह पे अलग अलग तरह का जो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग, जैसे उड़ीसा में प्लेन डेक्कन पाया जाता, प्लेन एरिया पाया जाता, अफ़गानिस्तान में हिली एरिया पाया जाए, हर जगह पे एक सेम मैसेज वहाँ पे इंस्क्राइब कराया जाता था। सेम मैसेज यानी कि हर जगह पे सेम मैसेज इंस्क्राइब कराया जाता है। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि देयर आर द यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑल ओवर द एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेटिव था पूरे एम्पायर में एक जैसा था, ठीक है। जैसे कलिंगा से लेकर के अफ़गानिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहाँ तक एक तरह का सिस्टम, एक तरह का यूनिफॉर्म सिस्टम से वो सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चलता था। एम्पायर वाज डाइवर्स, जैसा कि उड़ीसा का जो प्लेन एरिया है और जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट था एम्पायर का, जैसे बलूचिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान का जो एरिया वो हिली एरिया है, तो दोनों जगह पे डाइवर्स था, यानी प्लेन एरिया और वहाँ पे हिली एरिया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था दोनों जगह पे सेम था, यूनिफॉर्म था, ठीक है। तो जो प्रोविंसेस था वहाँ पे जो भी एम्पायर का प्रोविंसेस हुआ करता था, जैसे आज के तौर पे अगर स्टेट मान ले तो जो प्रोविंसेस था उसको केयरफुली चूज़ किया जाता था। ये नहीं कि जहाँ तहाँ जो एरिया मन किया उसको प्रोविंसेस बना दिया, नहीं। जो मेन साइड था जहाँ से एम्पायर को ज़्यादा प्रॉफिट होता था उस जगह को प्रोविंसेस बनाया जाता था, यानी वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा देता था, जो एम्पायर था वो सिक्योरिटी ज़्यादा देता, और भी बहुत सारा चीज़ था। जो मेन स्टेट होता था उसको मतलब ज़्यादा ख्याल रखा जाता था और उस स्टेट को केयरफुली चूज़ किया जाता था। जैसे कि उज्जैन और जो तक्षशिला था वो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रेड रूट था, इसके वजह से उसको चूज़ किया गया था एज ए प्रोविंसेस। और जो सुवार नगरी था वो इम्पॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस फ्रॉम द कर्नाटका। जो सुवार नगरी है वो कर्नाटका का जो गोल्ड माइंस है उस पर पकड़ बनाने के लिए सबसे मेन साइट था सुवार नगरी, ठीक है। तो गोल्ड माइंस पे पकड़ बनाने के लिए सबसे मेन साइट कौन था? सुवार नगरी, इसलिए इसको भी प्रोविंसेस बनाया गया था। जो उज्जैन और तक्षशिला है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के लिए सबसे मेन जगह था, इसलिए उसको भी प्रोविंसेस बनाया गया। और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी या फिर आर्मी को वहाँ पे एम्प्लॉय कराया जाता था ताकि वहाँ का सिक्योरिटी अच्छे से रह सके।